हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाई डॉक्टर यूएस यादव। आज हमने आपके लिए जो 28 फरवरी 2025 को महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी का जो एग्ज़ाम होना है उसके सहयोग मिले आपको उस परीक्षा में, इस हेतु हमने आपके लिए एक पुराना जो पेपर 2017 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका 28 मार्च 2017 को जो शाम के शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऐसे तैयार किए हैं जिससे कि आपका ओल्ड पेपर पूरी तरीके से आपकी मुट्ठी पर रहे। क्योंकि ओल्ड पेपर से भी बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। यदि हमने ओल्ड पेपर को हल कर लिया तो हमें जो पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, माला की वह आदत वो नहीं माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। एक मिनट, मेरे मोबाइल का लाइट शायद काफ़ी कम है, इसीलिए हाँ अब सही है। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। तो क्या हो सकती है? प्रोटीन वाला आहार, ये गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रोटीन वाला आहार है, कम कार्बोहाइड्रेट है, उपरोक्त सभी है, धूम्रपान करना है या उपवास रखना है। तो क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। तो इसको गर्भवती माता को उपवास नहीं रखना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, है ना। और कम कार्बोहाइड्रेट या कम प्रोटीन वाला आहार भी उसे नहीं लेना चाहिए। अच्छा प्रोटीन वाला आहार ले, और तो उसका गर्भस्थ शिशु जो है उसका क्या होगा? वो भी मजबूत होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है? तो कौन है भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन? लेप्टिन हार्मोन है जो भूख उद्दीप्त करता है। अगला है, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ये ऊष्मा की मात्रा को सीधे किलो कैलोरी पे इसे परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, आहार में खालिस्तान शामिल करके रक्त अल्पता या एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है एनीमिया की रोकथाम? आयरन एवं विटामिन सी के कारण इसके रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर खालिस्तान में देखने को मिलती है। तो किस में देखने को मिलती है? ये है बुजुर्ग या वृद्ध आयु के लोगों में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, एक समयावधि में आधारी चय अपचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को? चय अपचय, आधारी चय अपचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, हाइपोकैलीमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः खालिस्तान रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। तो कैसे पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं? काशरकोर पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। अगला है, निकट दृष्टिता एक दृष्टि दोष है जिसमें
क्या है? दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं, है ना? दूर की वस्तुएं अस्पष्ट अच्छे से दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी? तो ये क्या होगी कैलोरी आवश्यकता? 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। अगला है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन होती है। अगला है, मलेरिया के आम लक्षण क्या है? क्या है मलेरिया के आम लक्षण? तीव्र कपकपी और तेज बुखार, अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, उबकाई, उल्टियाँ और रक्त अल्पता, ये सभी कारण सही हैं। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? तो कौन सा है मुख्य स्थल? गर्भनाल या प्लेसेंटा? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसे अच्छे से याद रख लें आप। अगला है, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से खालिस्तान की रोकथाम होती है। तो किसकी रोकथाम होती है? रिकेटस की रोकथाम होती है। अगला है, गर्भ अवस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? कौन से स्रोत से बचना चाहिए? तो अल्कोहल से बचना चाहिए। ये भी पुराने पेपर पे रिपीट हुआ है। अगला है, न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? क्या है आहार का लक्ष्य? उपरोक्त सभी सही है इसमें। देखिए कैसे, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम रखना, निर्जलीकरण से बचाना। तो ये तीनों ऑप्शन सबसे पहले लिखते और उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन नंबर 1 है उसे नीचे लिखना था पेपर सेट में। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया है, तो आप इसे समझने में। तो ये सभी कारण सही हैं। अगला है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? एक्लेम्पिसिया कहते हैं इसको, है ना? एक्लेम्पिसिया कहते हैं गर्भ अवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को। अगला है, खालिस्तान के आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसको करते हैं? ये PEM को करते हैं, है ना? अगला है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? कौन को छोड़ करके? अस्थि मृदुता और ऑस्टियोमलेसिया को छोड़ करके सभी पोषण से संबंधित हैं। अगला है, मांस, मछली और मुर्गी खालिस्तान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो इन्हें खाने से प्रोटीन मिलता है शरीर में। अगला है, चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, खालिस्तान के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। किससे? किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने या सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों व सब्जियों से बचने। मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। अगला है, गर्भावस्था कालीन मधुमेह खालिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलता है। अगला है, प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्धसम स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? पीयूष या कोलोस्ट्रम कहलाता है। यदि पीयूष का यदि पर्यायवाची शब्द देखें तो अमृत ही निकलता है।
अगला है कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का पूरा नाम क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसका पूरा नाम है। पीईएम का पूरा नाम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। अगला है चेचक या चिकनपॉक्स खालिस्तान नामक विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से होता है ये चिकनपॉक्स? ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ये होता है। अगला है एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो 10 से 19 आयु वर्ग पर केंद्रित है ना? 10 से 19 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दिया जाता है ये प्रशिक्षण। अगला है रतौंधी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी की समस्या आ जाती है। अगला है जीरोस्टोमिया या लार नहीं बनना, इनमें से किस में अधिक पाया जाता है? तो ये बुजुर्ग हैं या वृद्ध आयु के लोग हैं, इनमें लार नहीं बनती है। अगला है उल्टियाँ होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? दूध व दूध के उत्पाद, अल्कोहल है, कार्बनीकृत पेय है, इनको नहीं लेना चाहिए। तो ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संपूरक आहार या दूध छुड़ाने की शुरुआत खालिस्तान की आयु से की जानी चाहिए। तो 6 माह के बाद दूध छुड़ाने का आपको सोचना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो ये 1976 में आरंभ किया गया था। अगला है मुख के कोनों पर शोथ और दरार फटन की स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओष्ठ विधरता चेलोसिस कहते हैं, है ना? अगला है ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम खालिस्तान के माध्यम से की जा सकती है। किसके माध्यम से की जा सकती है? बीसीजी के टीके के माध्यम से और शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार के माध्यम से। तो ये उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध रूप से शाकाहारी खानपान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 10 वर्ष की आयु के बाद खालिस्तान के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं। किस पर कम होते हैं? विटामिन B12 के कारण ये कम हो जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम खालिस्तान के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए? किशोरों के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अगला है जन्म के समय कम भार को कितने पौंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 5.5 पौंड से परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टेबलेट किस रंग की होती है? तो कौन से रंग की होती है? आयरन की नीली गोली, है ना? आयरन की नीली गोली या नीले रंग की ये होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? किसके लिए दी जाती है डीपीटी वैक्सीन? डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस के लिए ये दिया जाता है। अगला है रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है, तो इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? तो कौन सी नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द, इसके कारण ये बनता है। काली खांसी मुख्यतः खालिस्तान द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? ये है बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क के द्वारा ये फैलती है। अगला है
ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA है। क्या है जिंक की RDA? ये है 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला है फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य हैं? कौन सा किसको छोड़ करके असत्य हैं ये? देखिए, फोलेट की कमी से गर्भ अवस्था कालीन मधुमेह हो सकता है। इसे छोड़ करके बाकी सब असत्य हैं, गलत है ये, है ना। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में जिंक की कमी खालिस्तान का कारण बन सकती है। क्या बन सकती है? जन्म के समय कम भार, DNA एवं RNA संश्लेषण में छीड़ता। तो ये उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा समूह अस्थि सुशीरता या ऑस्टियोपोरोसिस प्रति अधिक असुरक्षित है? क्या है? रजोनिवृत्त स्त्रियां, है ना, ये रजोनिवृत्त स्त्रियां ये असुरक्षित है। अगला है स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ क्या है? क्या है? विशिष्ट क्षेत्र की समस्या है ये। अगला है प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण खालिस्तान है। क्या है? प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप है, स्वास्थ्य निवेश है, अशक्तता की रोकथाम है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है दस्त के आम कारण क्या है? तो जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी संक्रमण, एंटीबायोटिक जैसी औषधियाँ, लैक्टोज, असहायता। ये उपरोक्त सभी हैं, सही है। अगला है एक भोजन संबंधी विकार जिसके अभिलक्षण हैं शरीर का भार असामान्य रूप से कम होना एवं भार बढ़ने का भय। तो क्या है ये? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है? क्या नहीं है डाइसैकेराइड? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्लैक्टोज। अगला है बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? किसका विकार है ये? थायमिन का विकार है। अगला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खालिस्तान में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। कब किया गया था? ये फरवरी 2015 में किया गया था। अगला है भारत के आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो किसके लिए आयोडीन आवश्यक है? 100 से 150 माइक्रोग्राम। अगला है ICMR 2010 के अनुसार वयस्क निष्क्रिय पुरुष कर्मी के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की RDA है। कितनी है ये? 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन या फिर 60 ग्राम। अगला है 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खालिस्तान ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। किससे सूची से निकाल दिया था? पोलियो महामारी की सूची से निकाल दिया था। अब चलिए यहाँ पर चैप्टर हेल्थ एवं केयर के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अब आगे हम देखते हैं जनरल नॉलेज और लॉजिक एबिलिटी के। तो लॉजिक एबिलिटी के तो उनको तो लिख कर के हल करना पड़ता है, इसलिए हम उन्हें स्किप कर देंगे और उनका वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसका जनरल नॉलेज का प्रश्न है कौन सा शब्द जठरांत्र मार्ग से खाद्य पदार्थों को गुदा की ओर बढ़ाने वाली पेशी संकुचन की तरंग का वर्णन करता है? तो कौन करता है? क्रमाकुंचन। अगला है DRDA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? ये 1980 में हुई थी। ये लॉजिक वाला प्रश्न है, इसे स्किप करते हैं और आगे चलते हैं हम। कंट्रोल S
प्रदर्शित करता है। क्या करता है? तो हम कोई भी डेटा को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस दबा दो तो वो सेव हो जाता है। ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं ये कुछ। अगला है, इनमें से किस समय पर यौन परिपक्वता प्राप्त हो जाती है? कब हो जाती है? वयः संधि पर हो जाती है। अगला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके लिए कौशल विकास से जुड़ी है। किसके लिए जुड़ी है? युवाओं के लिए जुड़ी हुई है ये योजना। अगला है, एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किस माध्यम से फैलता है? तो ये रक्तदान या खून चढ़ाने से फैलता है। तो और भी कारण हैं इस पर यहाँ पर रक्तदान दिया है तो ये सही हो जाएगा, है ना। संक्रमित सुई से भी फैलता है, काफ़ी सारे कारण हैं इस पे। अगला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में लागू है? तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके सभी जगह लागू है। कंट्रोल सी प्रदर्शित करता है, तो किसी डेटा को या किसी फाइल को कॉपी करने में कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। अगला है, ये प्रश्न है, ये तो लॉजिक वाले प्रश्न हैं। बाल श्रम निरोध अधिनियम खालिस्तान में सरकार द्वारा संशोधित किया गया है। कब किया गया है? ये अक्टूबर 2006 में इसे संशोधित किया गया है। अगला है, यौन आरंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को क्या कहते हैं? वयः संधि कहते हैं इसे। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आरंभ की गई थी? तो ये 1968 में आरंभ की गई थी प्रथम शिक्षा नीति। अगला है, ये लॉजिक वाले हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर इन पर काम करता है, तो किस पर काम करता है? तो बाइनरी संख्याओं पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। अगला है, इंदिरा आवास योजना IAY क्या उपलब्ध कराती है? तो क्या कराती है ये? ग्रामीण गरीबों के लिए आवास, इंदिरा आवास योजना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह खालिस्तान नियंत्रणाधीन होती है। तो हाइपोथैलेमस से ये नियंत्रण इसका कर सकते हैं। अगला है, सेन का पूरा नाम क्या है? SEN, सेन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। अगला है, स्वास्थ्य भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो कब हुई है स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत? तो ये 2014 में हुई है। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं तो इन्हें हम स्किप कर देते हैं, आगे देखते हैं। ये सब लॉजिक वाले हैं ये। हाँ, प्रश्न क्रमांक 27, जिला अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? जिला परिषद या ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। अगला है, इनमें से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो NCW को किया गया था। अगला है, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनः वित्त पोषण एजेंसी लिमिटेड है, कैसे, किससे है? उद्यमशीलता योजना से है। अगला है, कंट्रोल P प्रदर्शित करता है। देखिए, कंट्रोल C भी पूछ लिया, कंट्रोल S भी पूछ लिया, कंट्रोल P भी। तो ये प्रिंट देने के लिए हम कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं। अगला है, ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये ट्राइसेम एक योजना है, इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपके बीच में, ये लॉजिक वाले हैं। हाँ, PDA खालिस्तान के अधिकारों की रक्षा करता है। तो किसकी रक्षा करता है PDA? दिव्यांग बच्चों की ये रक्षा करता है। अगला है, अंत्योदय अन्न योजना कब आरंभ हुई थी? तो कब हुई थी अंत्योदय अन्न योजना? दिसंबर 2000 में आरंभ हुई थी। अगला है, शारदा अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। अगला है, ये लॉजिक वाले हैं। हाँ,
ऐसे मान जो अनिरंतर नहीं हैं इनको क्या कहा जाता है? निरंतर आंकड़े कहा जाता है। जो अनिरंतर नहीं है तो निरंतर होंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अवस्था का अभिलक्षण अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग करने की योग्यता है? तो किसका है? औपचारिक सक्रिय अवस्था का है। अगला है, ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये। मेन फ्रेम कंप्यूटर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, MS ऑफिस में डेटाबेस मैनेजमेंट किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? तो ये MS एक्सेस से मैनेजमेंट किया जाता है। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है। अगला है, उल्व भेदन एग्निएंसटिस नामक तकनीक का अनुपात उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये आनुवांशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए होता है। अगला है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का? देखते हैं। सभी उपरोक्त सभी है। देखो कौन कौन से हैं। अधिगम की बाधाओं को प्रकट करना और उन्हें न्यूनतम करना, ये भी सही है। सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रवैये, व्यवहारों, अध्यापन विधियों या पाठ्यचर्या और परिवेश में परिवर्तन लाना, ये भी सही है। फिर है स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों की विषय वस्तु को लगातार बढ़ावा देना, ये सब सही है। अगला है, अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विश्लेषण या अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस का उपयोग प्रायः इनमें से किस स्थिति से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? स्वलीनता या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए किया जाता है। अगला है, प्रयोगशाला से जमीन तक, है ना, लैब टू लैंड कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये 1979 में ये की गई थी। अगला है, शब्द विस्तार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन पहली बार गढ़ा गया था। तो कब गढ़ा गया था? ये 1872 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह गढ़ा गया था, ये शब्द विस्तार शिक्षा। अगला है, डेमोक्रेसी क्या है या ये प्रजातंत्र क्या है? ये या किस शब्द है? डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है? ये तो ये ग्रीक शब्द है डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र। अगला है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहाँ मिलते हैं? ये अंतःस्रावी अग्नाशय में ये मिलते हैं ये। अगला ये लॉजिक वाला है। ये भी लॉजिक है। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है। ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं, तो स्किप करते हैं इन्हें। और अब हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट वाले प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है स्किल से संबंधित, यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण है। कौन सा है? अप्रशिक्षित नेता। ये यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण है। अगला है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। तो समूह है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है, जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर है। क्या है? योजना सेतु, प्लानिंग ब्रिज कहते हैं इसे। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या कहलाता है? तो ये लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है। अगला है, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकेतात्मक योजना कहा जाता है। अगला है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रयोगधर्मिता कहते हैं इसे। अगला है, IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है। क्या है विकास की मूल इकाई? CD ब्लॉक, ये विकास की मूल इकाई है। IRDP का पूरा नाम है, क्या है IRDP का पूरा नाम? तो इसका है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना। अगला है, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। भाई भरोसा है या विश्वास है तो विश्वसनीयता सही है।
यह परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। क्या करता है? विकास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संप्रेषण या SMCR मॉडल किसने दिया था? कौन ने दिया था? ये बर्लो ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालीन रूप से कार्य करता है को क्या कहा जाता है? तो आप प्रशिक्षित नेता कहा जाता है उसे। अगला, कार्यक्रम को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है सामुदायिक भागीदारी कहा जाता है। अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? तो किसके दौरान की गई थी? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 7वीं नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, लोक कथा है। क्या है लोक कथा? यह हमारा एक पारंपरिक माध्यम है, लोक कथा। अगला है, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल है। कौन सा मॉडल है? ये व्यक्तित्व मॉडल है। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो 2 अक्टूबर 1952 को की गई है। अगला है, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? किसका चरण है? कार्यक्रम योजना का चरण है। अगला है, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? तो किसका है? लक्षित समूह योजना का उदाहरण है सूक्ष्म स्तर नियोजन। अगला प्रश्न है, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है, क्या कहलाता है ये? तो ये प्रजातांत्रिक है। ये प्रजातांत्रिक सही हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? पेशेवर नेता कहते हैं। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष कानून लाया गया था? तो ये कब लाया गया था? तो ये 2005 में इसका कानून लाया गया था। अगला है, अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वैच्छिक नेता कहा जाता है उसे। अगला है, योजना आयोग को दिया गया नया नाम क्या है? तो योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग का नाम दिया गया, नीति आयोग बनाया गया है। अगला है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो उसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेपी नेतृत्व कहते हैं। अगला है, किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई तस्वीर क्या कहलाती है? फैक्स कहते हैं हम उसे। अगला है, समूह संचलता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है? नेतृत्व स्वरूप की आवश्यकता होती है। अगला है, मानव प्रजातियों व गैर मानव प्रजातियों के बीच के संप्रेषण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण कहा जाता है। अगला है, DRDA का अर्थ है। ये भी प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लें कि DRDA का अर्थ क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को DRDA कहा जाता है। अगला है, किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में संप्रेषण होता है, तो किसके रूप में होता है? संप्रेषण के रूप में होता है, कम्युनिकेशन। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो ये 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला है, कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है, क्या है? जोड़ना व एकीकरण इसकी प्रकृति में आता है। अगला है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण था, क्या था सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण? लक्ष्य निर्धारण इसे कहते हैं। अब देखते हैं हम स्किल में से संबंधित कुछ गद्यांश हैं
तो इन गद्यांशों को आप एक काम करना, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़िए। हम इनका प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम इसके प्रश्नों को लेकर के। कृषि विकास में प्रयोग की गई पहली सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी है, क्या है? रेडियो है। कृषि विकास में सबसे पहले रेडियो का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, रेडियो उपकरणों में शामिल संप्रेषण प्रणालियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो ट्रांसमीटर व रिसीवर, ये है संप्रेषण प्रणाली है। अगला है प्रश्न, यह सरकारी कार्यक्रमों, कृषि सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन व अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देने का कम खर्च वाला प्रभावी माध्यम है। तो क्या है? रेडियो है। रेडियो सबसे कम खर्चे पे उपयोग आ जाता है। अगला प्रश्न है, डुप्लेक्स परिचालन इनके बीच किया जाता है, किसके बीच? दो रेडियो आवृत्ति व दो स्टेशन के बीच में डुप्लेक्स परिचालन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। रेडियो का सुनहरा युग कब था? तो ये 1920 के दशक के अंत से 1950 के दशक के मध्य तक रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण था, कोई साधन था भी नहीं रेडियो के अलावा। तो अगला प्रश्न है, रेडियो प्रारूपों में शामिल है, किस प्रारूप में शामिल है? भाई रेडियो प्रसारण में, वायरलेस नेटवर्क में, मोबाइल संप्रेषण में, ये सब में उपर्युक्त सभी कारण में। अगला प्रश्न है, अब ये टेलीविज़न वाला गद्यांश है, ये पहले रेडियो वाला था, अब ये टेलीविज़न वाले गद्यांश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप पढ़िएगा। अब हम इसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, टेलीविज़न प्रसारण ऐसी तस्वीरों को संप्रेषित कर सकता है जो निम्नलिखित का सम्मिश्रण है, किसका है? देखिए, मोनोग्राम, ब्लैक एंड वाइट, रंगीन, त्रिआयामी, तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, ये गद्यांश वही पुराना वाला है। हम प्रश्न को देखते हैं कि टेलीविज़न वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हुआ है, कब हुआ है? 1920 के दशक के अंत में ये वाणिज्यिक रूप में ये उपलब्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न किस वर्ष में सार्वजनिक राय का प्रमुख माध्यम बना? किस वर्ष में बना सार्वजनिक रूप से? 1950 के दशक में ये बना। अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क से दर्शक किस वर्ष में रिकॉर्ड की गई सामग्री देखने के लिए टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं? तो किसके लिए करते हैं इसमें? 2006 में किया के दशक में। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न है एक, क्या है टेलीविज़न? सब जानते हैं, श्रव्य, दृश्य श्रव्य सहायक उपकरण है ये। हम देख भी सकते हैं चित्र और सुन भी सकते हैं टेलीविज़न में, पर रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगला प्रश्न है, नेटफ्लिक्स व आई प्लेयर किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं ये? ये टेलीविज़न प्रोग्रामिंग के उदाहरण हैं ये। अगला है, वह रिफ्लेक्स जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार होता है, क्या है? पामर ग्राफ्स रिफ्लेक्स, है ना। अच्छा, यहाँ से ये प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न है चाइल्ड केयर एजुकेशन से संबंधित, ये चौथा पार्ट है चाइल्ड केयर एजुकेशन का। तो क्या है इसका? वह रिफ्लेक्स जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार होता है, तो क्या? पामर ग्राफ्स रिफ्लेक्स है। चलिए ये भी प्रश्न अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 39 मिनट का वीडियो बन गया यहाँ तक। अगला है, बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है? कौन करता है? माता पिता करते हैं। अगला है, ICDS कार्यक्रम सेवा निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों को पूरक आहार और इम्यूनाइजेशन प्रदान करती है। तो क्या करता है ये? जन्म से 6 साल तक के बच्चों का है, सही हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला है, गर्भ को पोषण मिलता है, कैसे मिलता है पोषण? भाई अपरा से मिलता है, ऑप्शन नंबर
2, प्लेसेंटा कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, बोली या भाषा के विकास के पूर्व यह होता है, क्या होता है? पूर्व भाषाई बधिरता होती है। अगला है, निर्जीव चीज़ों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्तियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? एनिमिज्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। घर आधारित कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम घर आधारित कार्यक्रम है? देखभाल प्रदाताओं और गृह संचालकों की भूमिका में माता पिता की सहायता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है क्या कहलाती है? रिसोर्स रूम, उसे रिसोर्स रूम कहते हैं। अगला है, पहले साल के अंत तक ज़्यादातर शिशु अपने जन्मजात वजन से तिगुनी हो जाते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। घर आधारित कार्यक्रम है, फिर से देखो ये आया घर आधारित कार्यक्रम, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके उन्होंने पूछ लिया। माता पिता में अधिकार भाव और आत्मसम्मान को सशक्त करना, ये घर आधारित कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, एपगर स्केल का उपयोग निम्नलिखित की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो ये नवजात शिशुओं के लिए किया जाता है। अगला है, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्लूकोमा कहलाता है। अगला है, मल्टीपल कॉग्निटिव अक्षमताओं वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता होती है, यह क्या कहलाता है? सामंत सिंड्रोम कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित के दौरान बोली के विकल्प के रूप में हाव भाव का उपयोग किया जाता है। तो किसका हाव भाव का उपयोग किया जाता है? बालपन की अवधि के हाव भाव का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन माता से बच्चे में HIV संक्रमण के प्रसारित होने का सबसे सामान्य स्वरूप है? तो उपरोक्त सभी सही है। इसमें देखिए, गर्भावस्था के दौरान अपरा या गर्भनाल के जरिए, प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण के जरिए, दुग्ध स्राव के दौरान स्तन दुग्ध के जरिए। तो ये तीनों कारण सही है। अगला है, निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उससे आसन या अपेक्षित अस्वस्थता की अनुभूति होती है? तो किसके कारण होती है? चिंता के कारण। तो आपको चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अगला है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स उत्पन्न करने वाला विषाणु किसे परजीवित करता है? किसे करता है परजीवित? ये हेल्पर टी कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियों का स्थान लिया है? किस निकाय ने लिया है? लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड्स बोर्ड ने लिया है। अगला है, प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं, खालिस्तान विकास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। किसके लिए निरूपित किया जा सकता है? भावनात्मक विकास के लिए किया जा सकता है। अगला है, मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर करता है मोटर विकास? तो ये पेशी परिपक्वता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य है। तो ये बाल सुरक्षा, सही है। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, मध्यम स्तर पर अवमंदित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? ये स्वयं सहायता कौशल पर बल देता है। अगला है, निम्नलिखित में से एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य? अपने बच्चों के शिक्षक के रूप में माता पिता की भूमिका के बारे में ज्ञान वृद्धि, ये सही हो जाएगा। अगला है, कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश में है ये। अगला है, अतिरंजित व्यवहार का निम्न में से कौन एक रूप है? कौन सा है? नकारात्मकता एक रूप है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है? कौन सा है? हड्डी, मांसपेशी या जोड़, ये अपंग बच्चे का कारण है। अगला है, इनमें से किसे सेटिंग में बच्चे
रचनात्मक कौशल सीखते हैं? किस सेटिंग में सीखते हैं? तो ये है घर आधारित केंद्र पर रचनात्मक कार्य सीखते हैं। अगला है, निम्नलिखित के लिए व्हील चेयर या रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसके कारण होती है? शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के कारण ये होती है। बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं? ये है बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान, इस ब्यूरो के उद्देश्य हैं, बाल कल्याण ब्यूरो के उद्देश्य। अगला है, कब पकड़ने से पहले बेटी की सांस लेने या निगलने और स्तनपान करने की क्षमता निरूपित करती है। ये क्या है, क्या निरूपित करती है? ये समीप दूर अभिमुख सिद्धांत के कारण। अगला है, प्री स्कूली बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित के जरिए मुक्त होती हैं। किसके जरिए मुक्त होती हैं? पेग बोर्ड पर प्रहार के जरिए मुक्त होती हैं। अगला है, बालपन टोडलहुड की इनमें से क्या विशेषता होती है? तो कौन सी विशेषता होती है? डगमगाते हुए चलने की शुरुआत, है ना, सबसे पहले डगमगाते हुए चलता है बच्चा। अगला प्रश्न है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब व्यक्ति अभी अभी सुने हुए शब्दों का ध्वनि की तत्काल नकल करता है तो क्या कहलाता है? वो इकोलेलिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है, कौन कौन सा कार्यक्रम? माता पिता द्वारा तत्परता से स्वीकार, माता पिता से संबंधित सारे कार्यक्रम घर आधारित कार्यक्रम होते हैं। अगला है, शैशव, बालपन तथा किशोर अवस्था शारीरिक ऊंचाई और वजन में तेज वृद्धि की अवस्था होती है। इनमें से कौन सबसे तेज, सबसे धीमी अवधि का क्रम प्रस्तुत करता है? कौन कौन है ये? शैशव, किशोर अवस्था और बालपन, ये सही हो जाएगा। अगला है, जीन पिगेट के संवेदी मोटर सेंसरी मोटर अवधि का यह नाम किससे पड़ा है? किससे पड़ा है ये? तो शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर प्रेरक पेशी गतिविधियों के जरिए सूचना एकत्र करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? तो कौन सा है? पोलियोमेलाइटिस एक प्रकार है। अगला है, युग्मज के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये इम्प्लांटेशन कहलाती है। अगला है, चलने से पहले जान बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये सिफेलोकोडायल सिद्धांत कहलाता है ये। अगला है, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है? गर्भ की अवधि के कारण, है ना। अगला है, किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो ये स्कूली शिक्षक होते हैं ये। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके HIV संक्रमण के चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? तो ये उपरोक्त सभी सही है। पेशेवर कर्मी, नशीली दवाएं सेवन करने वाले या फिर बार बार रक्त आदान कराने वाले व्यक्ति हैं, इन सभी को ये HIV के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। अगला है, भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है। तो भ्रूण की कितनी अवधि होती है? 2 से 8 सप्ताह की अवधि होती है। अगला है, सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में शारीरिक अक्षमताओं वाले छात्रों की गतिविधि को अधिकतम करना कहलाता है, क्या कहलाता है ये? अधिकतम करना। एकीकृत निर्देश, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फाइन मोटर गतिविधि, है ना। तो इस तरीके से आज ये 28 मार्च 2017 का शाम के शिफ्ट का पेपर हम पूर्ण रूप से आज हल कर लेते हैं।
और हम आशा करते हैं कि आप इस पे सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ कर के और ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जो हमारे अगले वीडियो रहेंगे वो आपके मोबाइल में बड़े आसानी से उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।